प्रोसेस की अगर बात करेंगे, प्रोसेस मतलब क्या है कि जब भी कोई थर्मोडायनेमिक का थर्मोकेमिकल प्रोसेस होता है तो दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। मतलब वैसा रिएक्शन, वैसा प्रोसेस जिसमें अगर सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ सिस्टम से अगर सराउंडिंग के तरफ अगर हीट का एक्सचेंज होता है, सिस्टम से, ये अगर सिस्टम है और अगर ये सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज करेगा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, तो उस केस में वह रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। और जब आप इंथैल्पी का चेंज देखोगे तो सपोज करो कि यहाँ पे कोई सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। अगर यह ए से बी में अगर कोई सिस्टम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो जब ए से बी में जाएगा तो ए का इंथैल्पी एच ए एंड बी का इंथैल्पी होता है एच बी। तो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज हो जाएगा, डेल्टा एच होता है एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब एच बी माइनस एच ए। अगर ये डेल्टा एच की वैल्यू अगर मानिए निगेटिव हो, डेल्टा एच की वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो कहेंगे उसको एक्सोथर्मिक, और अगर डेल्टा वैल्यू एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो कहलाएगा वो इंडोथर्मिक होता है। जैसे देखिए यह ग्राफ की बात कर रहे थे, या ग्राफ से हम समझा रहे थे चीजों को। जैसे मानिए ये रिएक्टेंट है यहाँ पे और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी रिएक्टेंट की एनर्जी सपोज करिए 100 जूल है, ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है यहाँ पे, या प्रोडक्ट की एनर्जी जो है आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी अगर सपोज करिए 20 जूल है, 20 जूल है। ये प्रोडक्ट है, मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट की इंथैल्पी है और ये प्रोडक्ट की इंथैल्पी है। डेल्टा एच जो होता है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, मतलब 20 माइनस 100 होता है। मतलब क्या है कि 80 जूल जो आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस 80 जूल करने का मतलब क्या है कि वहां पे 80 जूल एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से बुलेट के में कन्वर्ट होने में क्या होगा, निकल चुका है। जब ये 80 जूल एनर्जी निकलेगा सिस्टम से तो साइन उसका नेगेटिव होगा और उस केस में वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। लेकिन अगर अगर सपोज करिए कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अगर ये सपोज करो कि यहाँ पे एच आर तो 100 ही है, लेकिन अगर जब प्रोडक्ट का जो इंथैल्पी आ रहा है वो इंथैल्पी एच आर का तो 100 ही है, 100 जूल। लेकिन अगर प्रोडक्ट की एनर्जी अगर देखोगे, एचपी अगर देखे आप, ये अगर सपोज करो कि 130 जूल हो गया, ये बढ़ गया, 100 से ऊपर चला गया ये, है ना। तो इस केस में कहने का मतलब ये है कि 30 जूल आखिर में लेगा कहाँ, तो डेल्टा एच यहाँ पे हो जाएगा एचपी माइनस एच आर। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अगर देखोगे मतलब 130 माइनस 100, मतलब ओवरऑल जो हो जाता है यहाँ पे ये हो जाएगा 30 जूल के आसपास हो जाता है। तो ओवरऑल आप देखो तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ रहा है, और साइन जब भी पॉजिटिव होता है इसका मतलब वो प्रोसेस जो होता है वो होता है इंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे 100 जूल था, 20 जूल बचा, मतलब 80 जूल जो है वो सराउंडिंग में एक्सचेंज कर दिया, मतलब सराउंडिंग सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में चला गया, और इसलिए वो प्रोसेस कहलाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये 100 जूल रिएक्टेड का इथैल्पी था और प्रोडक्ट में अगर 130 हो गया, तो ये 30 जूल आया कहां से, ये एक्स्ट्रा कैसे हो गया, तो सराउंडिंग का सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है। इस केस में जो डेल्टा एच हो जाएगा, इंथैल्पी का जो चेंज होता है वह हो जाता है ओवरऑल ये पॉजिटिव आता है, तो वो इंडोथर्मिक होता है। जब भी सराउंडिंग का सिस्टम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो कहलाता है इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, डेल्टा एच अगर निगेटिव होगा तो उस केस में वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो उस केस में यह जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, यहां तक था। अब हम पढ़ रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? यहाँ पे आ रहा है थर्मो प्लस केमिस्ट्री। थर्मो मतलब होता है थर्मोडायनेमिकल चेंज, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक वह केमिस्ट्री जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इंथैल्पी को चेंज को, या हीट के चेंज को, या एनर्जी के चेंज को एक्सप्लेन करता है। मतलब अभी कितना एनर्जी था वो, आफ्टर द प्रोसेस कितना एनर्जी रहेगा, वो उसमें चेंज कितना हुआ, वही बताएगा थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब थर्मोकेमिस्ट्री जो होता है ये केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है, वो थर्मोकेमिकल प्रोसेस में एनर्जी का जो चेंज होता है, इंथैल्पी का जो चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है, हीट का जो चेंज होता है, उन सब के बारे में जो बताता है, मतलब चेंज इन एनर्जी के बारे में बताता है, वो कहलाता है थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच एक्सप्लेन द हीट चेंज इन एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में, प्रोसेस चाहे केमिकल प्रोसेस हो या फिर फिजिकल प्रोसेस हो, तो जो इसको एक्सप्लेन करेगा वो कहलाता है थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होता है? वह इक्वेशंस जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हीट चेंज को एक्सप्लेन करता है। जैसे सपोज करिए कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो CO2 बना। इस केस में डेल्टा एच जो माइनस 94.3 किलो कैलोरी है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा एक इक्वेशन बन गया, जिसमें कि आपको यह इक्वेशन से ये पता चल रहा है, इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि डेल्टा एच जो है इंथैल्पी का चेंज नेगेटिव है, मतलब क्या है कि एनर्जी निकल रहा है, हीट निकल रहा है, और 94.3 किलो कैलोरी एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो वैसा इक्वेशन या वैसा रिएक्शन जो कि थर्मोकेमिकल चेंज को एक्सप्रेस करता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, या फिर हीट चेंज को
एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, वो कहलाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। द इक्वेशन यूज्ड टू एक्सप्लेन द हीट चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में वह इक्वेशन जो हीट चेंज को एक्सप्लेन करता है, दिखाता है, वो कहलाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे कि मानिए हमने सपोज किया इक्वेशन लिखा a प्लस बी को अगर हम हीट दिए तो उस केस में अगर हम उसको हीट देते हैं तो उस केस में यह कन्वर्ट करता है ए बी में। तो आपको पता है कि ये भी इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हीट जो है वो खर्च हो रहा है, सिस्टम को हीट की जरूरत है तभी वो प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहां भी हीट चेंज को दिखाएगा। मतलब वह इक्वेशन, वह प्रोसेस जो इन हीट चेंज को एक्सप्लेन करता है वो कहलाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कहलाता है, या थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कहलाता है, थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे H2 है, I2 है, ये 2H में कन्वर्ट होता है जब, इस केस में डेल्टा H की वैल्यू 12.2 किलो कैलोरी है। इससे पहले अभी आपको बताया था कि डेल्टा H अगर नेगेटिव होता है तो डेल्टा H जब नेगेटिव होगा तो उस केस में वह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, मतलब ये हीट निकल रहा है, और यहाँ पे जब डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब हीट की जरूरत है, और यहाँ पे 12.2 किलो कैलोरी हीट यहाँ से निकल के सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है। ठीक है, इसमें क्या है बाबू कि जब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब जब भी कोई रिएक्शंस कंप्लीट होता है, पूरा रिएक्शंस जब कंप्लीट होगा तो उस केस में जो इंथैल्पी में चेंज होता है, जब भी कोई रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन में जो इंथैल्पी में क्या चेंज हुआ वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो चेंज इन एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी, या तो एनर्जी का चेंज होगा, या तो एनर्जी का चेंज होगा, या फिर इंथैल्पी का चेंज होगा, या फिर इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। एनर्जी सेंस क्यू का चेंज हो रहा है, इंथैल्पी मतलब एच का चेंज हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी यू का चेंज हो रहा है। मतलब उस किसी भी रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो जाता है, सारे के सारे रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस केस में एनर्जी का क्या चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। सपोज करिए कार्बन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है, और इस केस में ओवरऑल जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में हीट का जो चेंज हुआ -94.3 किलो कैलोरी हुआ। मतलब यहाँ पे एनर्जी निकल गया 94.3 किलो कैलोरी। तो ये जो अभी आप देख रहे हो 94.3 किलो कैलोरी, ये कहलाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, जैसे द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर स्टैंडर्ड यही अगर इंथैल्पी अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन करने का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर मेजर करते हैं तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसके आगे ये नॉर्मल इंथैल्पी है, किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पे रखोगे, तो इस केस में इंथैल्पी में जो भी चेंज होता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन करने का मतलब है कि जब वैसा मतलब क्या, किसी भी रिएक्शन का जब सारे के सारे रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उस ओवरऑल प्रोसेस का जो चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज इन इंथैल्पी होता है, वही कहलाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा RH से। तो इस टाइप से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस में आपने देखा कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो इन रिएक्टेंट अगर कुछ भी हो सकता है। रिएक्टेंट में कभी कभी रिएक्टेंट है सो सब्लिमेट कर सकता है, कभी कभी वेपोराइज कर सकता है, कभी वो कंबसन हो सकता है, कभी न्यूट्रलाइजेशन हो। रिएक्शंस तो बहुत टाइप के होते हैं, तो जब रिएक्शंस काफी टाइप के होंगे तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस भी काफी टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करने का मतलब है जब 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म करता है अपने रिएक्टेंट से, 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है अपने रिएक्टेंट पार्टिकल से, तो उसमें जो इंथैल्पी का चेंज होता है दैट इंथैल्पी चेंज इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब 1 मोल CO2 या कोई भी प्रोडक्ट 1 मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, 1 मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी का चेंज होगा वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा FH से। इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो इसी को हम कर देंगे डेल्टा FH नॉट। स्टैंडर्ड कंडीशन करने का मतलब है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 ATM, और इस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो यहाँ पे CO2 बनता है, इस केस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा -94.3 किलो कैलोरी होगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल CO2 बन रहा है। अगर 2 मोल होता और जितना इंथैल्पी का चेंज होता था, निकालना हमेशा 1 मोल का ही है। आपको अगर 10 मोल का निकल रहा है तो ऐसा नहीं कि ओवरऑल सारा एनर्जी चेंज लिख देना, नहीं, आपको हमेशा 1 मोल को ही कंसिडर करना है।
तो जितना बनेगा उतना से तुम डिवाइड कर दोगे तो 1 मोल का ऑक्टेन हो जाता है। तो 1 मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी का चेंज होता है, दैट इंथैल्पी चेंज इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, नाम से क्लियर है। 1 मोल सब्सटेंस को जो हम कंबशन करते हैं, जलाते हैं, जब कंप्लीट कंबशन हो जाएगा 1 मोल सब्सटेंस का, तो उससे जो इंथैल्पी का चेंज होगा इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। 1 मोल सब्सटेंस जब कंप्लीटली बर्न हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए, तो उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाते हैं। ये टाइप्स ऑफ कंबशन, इंथैल्पी चेंज है, इसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं ताकि वहां पे आप कंफ्यूज ना हो कि आखिर में जो कुछ भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहां से आ गया। एक्चुअली वही इंथैल्पी चेंज ही है और कुछ नहीं है, ये सब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, बस उसका नाम बदल रहा है। कंबशन में आप जानते हैं कि आप प्रोसेस है कंबशन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे फॉर्मेशन भी है, यहाँ फॉर्मेशन के टर्म में दे दिया, ये भी वही है, आखिर में एक रिएक्शन ही हो रहा है और उस रिएक्शन में जो इंथैल्पी का चेंज है वही होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है जब आप 1 मोल सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में घुला दे। मानिए कि इसमें अगर वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर है, इसमें 1 मोल सब्सटेंस इसमें घुला दिए और उसके बाद चेक करेंगे कि अच्छा फाइनल इंथैल्पी कितना है और इनिशियल कितना है, दोनों को घटा देंगे। कहने का मतलब है कि इंथैल्पी में चेंज कितना हुआ। 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली सॉल्युबल करने के बाद जो इंथैल्पी में चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नाम से क्लियर, द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सेस में लेना है क्योंकि अगर कम सॉल्वेंट लीजिएगा तो अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगा, तो उसके उसमें हमको पता नहीं चलेगा कि आखिर में कंप्लीट सॉल्युबल होने के बाद कितना इंथैल्पी का चेंज होगा। तो इसलिए आपको सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में लेना है। तो एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल सब्सटेंस जब सॉल्युबल होता है तो उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है उसी कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। NaCl है, NaCl को आप वाटर के साथ क्या करो, आप घुला दो, उसको वाटर में डाल दो तो वो NaCl एक्वस हो गया। NaCl एक्वस करने का मतलब ये सॉल्यूशन में है। आखिर में ये NaCl है कहाँ, ये सॉल्यूशन में घुला हुआ है, घुला हुआ है इसमें, और इसमें घुला हुआ है। इस केस में इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हुआ 5.35 किलो जूल पर मोल। तो ये NaCl जब घुलता है तो उस केस में ये जो आखिर में इसको सॉल्युबल होने के बाद इंथैल्पी में चेंज हुआ तो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये पोटेशियम क्लोराइड है, इसको भी वाटर में डालोगे तो ये भी घुलेगा, ये घुलने के बाद इसका भी सॉल्यूशन में चेंज होगा, इंथैल्पी में चेंज होगा और वही इंथैल्पी चेंज कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में 18.56 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होता है 1 मोल को सब्सटेंस को सॉल्युबल करने के लिए, इसलिए कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेशन, यहां पे एक टर्म था सॉल्यूशन। जैसे क्या है, अगर मानो सॉल्ट ले लिए, अगर इस सॉल्ट को, अगर कोई सॉल्ट है, इस सॉल्ट में अगर हम एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालते हैं तो पूरा घुल जाता है। लेकिन कभी कभी सॉल्वेंट जब कम अमाउंट में होता है तो वह सॉल्ट कुछ वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कहते हैं हाइड्रेट सॉल्ट कहते हैं। मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब यह है कि 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस जब जितना मॉलिक्यूल उसको वाटर रिक्वायर्ड चाहिए हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने के लिए, उतने सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट जब बन जाएगा, 1 मोल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, तो उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे क्या है कि कॉपर सल्फेट 5H2O से ही करता है, 4H2O नहीं, 5H2O के साथ वो क्या करता है, स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। कॉपर सल्फेट खुला छोड़ोगे, वाटर एटमोस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और 5H2O मॉलिक्यूल आपस में एब्जॉर्ब करके बनेगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये लिक्विड नहीं बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वाटर क्या करेगा, वो अपने पास कंबाइन कर लेगा उससे। और ये इसके इसमें इंथैल्पी चेंज होता है -78.2 किलो जूल पर मोल होता है, -78.2 किलो। जैसे कि अगर मानिए कि हाथ में नमक ले लीजिए और इसको ऐसे बंद कर लीजिए, आपको पता है कि आपके शरीर से क्या करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने लगा नमक, और आपका हाथ गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। जब भी हाइड्रेटेड, वो ऐसा नहीं कि सॉल्युबल हो गया वाटर नमक, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा वो हाइड्रेटेड फॉर्म में चला गया, और हाइड्रेटेड फॉर्म में जाने के बाद वो एनर्जी क्या करेगा, उसमें से निकलेगा, और ये होता है -78.2 किलो। मतलब जो भी एनर्जी होगा, तो अगर इंथैल्पी में चेंज हुआ, पहले कुछ और था बाद में कुछ और हुआ, तो इंथैल्पी में चेंज हुआ, और वैसा इंथैल्पी चेंज कहलाता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। जैसा कि अगर बैरियम क्लोराइड को भी अगर 2H2O के साथ
जब छोड़ोगे तो वो उसके साथ हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा BaCl2 और उस केस में भी इंथैल्पी का जो चेंज होता है वो -29.2 किलोजूल पर मोल होता है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल प्रोसेस में 29.2 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है और वही कहलाता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं, नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यहां पे समझना, फ्यूजन करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करता है, जैसे H2O लिक्विड, H2O सॉलिड जब वह लिक्विड में कन्वर्ट करेगा H2O लिक्विड में एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मतलब कोई भी सॉलिड 1 मोल सॉलिड, याद रखना हमेशा 1 मोल की बात करेंगे, तो 1 मोल सॉलिड जब वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है वह कहलाता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे अगर 1 मोल सॉलिड अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे H2O सॉलिड है, एट देयर मेल्टिंग पॉइंट दैट कन्वर्ट इनटू 1 मोल लिक्विड वाटर, तो मतलब 1 मोल सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो इसे कहते हैं फ्यूजन, या तो मेल्टिंग कहो या फिर क्या कहो, फ्यूजन कहो। तो उस केस में इंथैल्पी का जो चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। सेम चीज यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे क्या करना है कि 1 मोल लिक्विड जो होगा H2O लिक्विड, 1 मोल H2O लिक्विड जब कन्वर्ट होगा 1 मोल H2O गैस में, तो यह प्रोसेस कहलाता है वेपोराइजेशन। और जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यह है कि 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस एट देयर बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। मतलब सिंपल है कि यहाँ पे 1 मोल लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट होने वाला है, 1 मोल गैस में कन्वर्ट होने वाला है, उसमें जो इंथैल्पी का चेंज होगा वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन करने का मतलब ये है कि H2O सॉलिड से अगर वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया H2O गैस में, तो यह प्रोसेस कहलाता है, और कोई भी सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में चला जाए, सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो यह प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। और उस केस में 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी इंथैल्पी का चेंज होता है या एनर्जी का चेंज होता है वही कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन करने का क्लियर कॉन्सेप्ट यही है कि 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करने में जो इंथैल्पी का चेंज होता है उसके गैसियस फॉर्म में, तो वही कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है। इस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होगा वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसका हम डेटा प्रोवाइड करेंगे आपको, है ना। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहां पे कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये कहलाता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है ये, और ये कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा सब्लिमेशन। इस टाइप से इसमें जो होता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एसिड और बेस से होता है। जब 1 मोल मोनो एसिडिक बेस और 1 मोल मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड कहने का मतलब होता है कि जो एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद एक H+ आयन दे, जैसे HCl, ये टूटेगा तो एक ही H+ आयन देगा। मोनो में से एक मोनो एसिडिक बेस, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने में एक इक्विवेलेंट एसिड की जरूरत है, मतलब वो सॉल्यूशन में एक ही OH- आयन देगा, और ये दोनों कंबाइंड एसिड पार्ट और बेसिक पार्ट कंबाइन करके वाटर बना देता है। कहने का मतलब यह प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो 1 मोल मोनो बेसिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में 1 मोल मोनो बेसिक एसिड या फिर 1 मोल मोनो एसिडिक बेस से जब रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो उस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो इंथैल्पी कहलाता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है कि 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से, दोनों मोनो होना चाहिए, मोनो एसिडिक या फिर मोनो बेसिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एसिड है यहाँ पे 2 लगा देना, तो उसके इसमें वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, दोनों एक ही नेचर होना चाहिए, दोनों का एसिडिटी या फिर बेसिसिटी सेम होनी चाहिए। तो उस केस में जब 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है, जैसे अगर मानो HCl में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो गर्म हो जाएगा, मतलब रिएक्शन उसका होता है एक्सोथर्मिक होगा, मतलब वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है गर्म कैसे हो गया, तो कुछ हीट का चेंज हुआ होगा ना, अंदर से हीट निकला तभी तो गर्म हुआ। तो उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ
न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। अगर हम इंथैल्पी चेंज, फेज ट्रांजिशन में जो इंथैल्पी चेंज है उसके बारे में अगर स्टडी करें, तो जैसे मानिए कि H2O, जैसे मानिए कि H2O सॉलिड है और यह H2O सॉलिड अगर यह लिक्विड में कन्वर्ट होगा, H2O लिक्विड है, रिवर्सेबल प्रोसेस है, तो इस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मतलब फेज ट्रांजिशन में जो इंथैल्पी का चेंज हुआ, ये कहलाता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर सपोज करिए यही लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, यह लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो कहलाता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा वैप, इस टाइप से इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर यही चीज अगर सॉलिड से वापस डायरेक्ट गैस में चला जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए, तो यह प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। और इस केस में इंथैल्पी जो होता है डेल्टा सब्लिमेशन H इज इक्वल टू, ये कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो हम डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन इंथैल्पी, the change in enthalpy during phase transition is maybe either positive और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो फेज ट्रांजिशन में आप देखो कि यहाँ डेल्टा H2O लिक्विड से जब गैस गया, तो उस केस में इंथैल्पी का चेंज हुआ 6 किलो जूल पर मोल, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्टेट का, फेज का जो चेंज हो रहा है, इसमें एनर्जी की जरूरत है इंडोथर्मिक प्रोसेस से। इसमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी गर्म करना पड़ेगा, 40.6 किलो जूल पर मोल है। एक आता है कॉन्सेप्ट, होता है हेस लॉ, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम। हेस लॉ ये कहता है कि जब भी कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सिस्टम कन्वर्ट करता है, तो इंथैल्पी जो होता है एक स्टेट फंक्शन होता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट में, तो चाहे अगर मानो कि H2O सॉलिड से H2O गैस में जा रहा है, तो ओवरऑल इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होगा वो सारे इंथैल्पी के सम के बराबर होता है। इसके बीच में जितना भी इंथैल्पी चेंज हो रहा है सबको आपस में जोड़ दीजिए, उसके बराबर होता है। तो डेल्टा H सब्लिमेशन जो हो जाएगा, ये हो जाता है डेल्टा H, डेल्टा फ्यूजन और साथ में डेल्टा वेपोराइजेशन। इस टाइप से कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, फ्यूजन के बराबर होगा, और साथ में इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होगा, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल होता है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल होता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, हेस लॉ के बारे में पढ़ना है हमें। फिलहाल समझिए कि अगर हमको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन चाहिए H2O के केस में, H2O के केस में, तो अगर H2O के केस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 6 किलो जूल पर मोल है, और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो है 40.6 किलो जूल पर मोल। तो टोटल जो इंथैल्पी का चेंज हुआ है डेल्टा H सब्लिमेशन, अगर आप देखोगे तो टोटल हीट ऑफ सब्लिमेशन जो हुआ उस केस में हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो 46.6 किलो जूल पर मोल होगा आंसर इसका। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर मानिए कि कोई प्रोसेस अगर मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है, मानिए कि A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से E गया और A से वापस E गया। ठीक है ना, इस टाइप का प्रोसेस है। तो A से B जाने पे जो एनर्जी का चेंज हुआ x1 हुआ, ये B से 2 x2 हुआ, C से D x3 हुआ, D से E जो हुआ वो अगर मानिए x4 हुआ, तो अगर हमें अगर ये हमको चाहिए इसके बीच का चेंज चाहिए, जैसे x5 चाहिए, तो क्या करना, माने ओवरऑल चेंज A से E में होने वाला है, ओवरऑल चेंज कहां होने वाला है, A से E में। तो ये x5 की वैल्यू क्या होगा, जितने भी यहां से यहां आने में जितने भी इंथैल्पी का चेंज हुआ, दैट इज x5 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सबको आपस में जोड़ दीजिए
x4 मतलब ये इसके बराबर होता है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँ, मैं H2O सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये डायरेक्ट अगर हमको पता नहीं है तो इनडायरेक्ट वे में अगर हमें पता है सबका डाटा, तो सारे डेटा को आपस में कंप्लीट कर जोड़ देंगे अगर, तो वही निकल जाता है फाइनल इंथैल्पी का चेंज किसी भी प्रोसेस का। ठीक है, यही कहलाता है हेस लॉ। हेस लॉ ये कहता है कि जब भी कोई सिस्टम अगर चेंज होता है तो वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कैसे चेंज हुआ, वो बस डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। वो अगर डायरेक्ट इधर से चेंज हो या फिर इधर से चेंज हो, क्योंकि आप जानते हैं इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है, वो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पे। और वो ओवरऑल चेंज जो होगा उन सारे स्टेप्स का जो इंथैल्पी का चेंज होता है सबके जोड़ के बराबर होता है। और दैट ये जो इक्वेशन है वही कहलाता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यहाँ पे वाटर के केस में, और ओवरऑल थ्योरी कहलाता है हेस लॉ कहलाता है। अगर हम हेस लॉ को अगर डिराइव करें, व्हाट इज हेस लॉ, हेस लॉ के बारे में अगर देखते हैं तो ये होता क्या है हेस लॉ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखना है कि ये होता क्या है। टॉपिक है हमारा हेस लॉ। ये किस टॉपिक है 1840 के अराउंड इस लॉ को दिया गया था। 1840 में दिया गया था। साइंटिस्ट का नाम था G.H. हेस, जर्मन हेस, पूरा नाम था जर्मन हेस। ठीक है ना, इसमें यह कहता है कि सपोज करो कि कोई सिस्टम ए से बी में जा रहा है। ठीक है, ए से बी में जा रहा है और बी से जा रहा है सी में। किसी भी प्रोसेस को देख लेना, ए से बी में जा रहा है और बी से वापस सी में आ रहा है। ए से बी में गया, बी से सी में गया। तो ये अगर ए और सी का चेंज को अगर देखोगे, ए और सी का चेंज अगर देखोगे, ए और सी का अगर चेंज देखोगे, तो ये हो गया ए और सी में, ये हो गया डायरेक्ट चेंज, ये हो गया डायरेक्ट चेंज, और यहां पे हो गया इनडायरेक्ट चेंज। ये चेंज है वो है इनडायरेक्ट चेंज। और डायरेक्ट ए से सी में नहीं गया, ए से पहले बी में गया फिर आया सी में, इनडायरेक्ट चेंज हुआ। तो हेस लॉ कहता है कि चाहे आप डायरेक्ट चेंज करो या फिर इनडायरेक्ट चेंज करो, कितना भी घूम लो, जब तुम वापस प्रोडक्ट के पास पहुंचोगे तो इंथैल्पी चेंज एकदम सेम होगा, चाहे इस प्रोसेस से जाओ या फिर उस प्रोसेस से जाओ। किसी भी प्रोसेस से जाओगे तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा, हमेशा सेम होगा। और उसका जो वैल्यू होगा वह जितने भी इंथैल्पी चेंज हुए हैं इसके इनडायरेक्ट वे में, सबके सम के बराबर होता है। सबको जोड़ दोगे आपस में, उसके बराबर होता है। जैसे मानो कि ए और सी के बीच में इंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा एच, ए और बी के बीच में हुआ H1 और इसके बीच में हुआ H2, तो डेल्टा H हो जाएगा H1 प्लस H2। अगर और भी स्टेप हुआ होता तो H3 भी जोड़ देते, उसमें H4 भी कर लेते। और यही इसलिए इस लॉ को कहते हैं हीट ऑफ समेशन, लॉ ऑफ। सो दिस लॉ इज नॉन एज इसलिए इस लॉ को हम कहते हैं हीट ऑफ समेशन, नॉन एज लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन। इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन। मतलब क्या है कि आप देखो कि इसमें यह कहा गया कि in the process, in a thermodynamical process, in a thermodynamic process, when a change जब भी चेंज होगा, when a change occur between by डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, जब भी कोई चेंज अगर डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट वे में होता है, इनडायरेक्ट वे, द चेंज इन इंथैल्पी जो कि हम डेल्टा एच कहते हैं, रिमेन दोनों के बीच में चेंज इन इंथैल्पी हमेशा सेम होगा। चेंज इन इंथैल्पी रिमेन सेम एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द
द पाथ फ्रॉम विच, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फ्रॉम विच द चेंजेस अकर, द चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है। एंड द टोटल चेंज इन इंथैल्पी, एंड द टोटल चेंज इन इंथैल्पी, total change in enthalpy is the sum of enthalpy जोड़ होता है, सारे इंथैल्पी के सम के जोड़ होता है, सम ऑफ इंथैल्पीज इन इनडायरेक्ट प्रोसेस। जितने भी इनडायरेक्ट प्रोसेस में इंथैल्पी का चेंज होता है सबको जोड़ दो, इनडायरेक्ट प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि डेल्टा एच की वैल्यू जो हो जाएगा ये H1 प्लस H2 प्लस H3 और ये सबके जोड़ के जितने भी रहेंगे सबके जोड़ के इक्वल होता है। इसलिए इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ समेशन भी कहते हैं। सारी हीट को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, हीट ऑफ समेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका अगर देखोगे कि इस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है। मल्टीपल स्टेप इन द सेंस कि वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जो उस केस में जब मल्टीपल स्टेप में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होगा तो फिर आप इसको वहां पे यूज में ला सकते हो। एक स्टेप में एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और मल्टीपल स्टेप करने का मतलब है वो पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, वापस कहीं से आया, मतलब क्या है कि वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा। मोर देन वन स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसका अगर हमको इंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो हर स्टेप के इंथैल्पी को जोड़ दोगे तो फाइनल तुमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, to calculate the enthalpy change of multiple reaction, तो मल्टीपल रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने में हम इसका यूज करते हैं, हेस लॉ का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेट द heat of formation calculate the heat of formation of carbon monoxide from the following data, ये टारगेट में पूछा हुआ है, आपको जेई में पूछा हुआ है। फॉलोइंग डाटा है कार्बन, फर्स्ट डाटा है कार्बन प्लस O2 गैस, इस केस में ये बनाता है CO2 गैस, और इंथैल्पी का चेंज होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन F लिखा हुआ है, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डाटा दिया हुआ है -393.5 किलोजूल, इस टाइप से। एक और डाटा हमारे पास है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये भी क्या करेगा, हाफ O2 लेगा और ये कन्वर्ट होगा CO2 गैस में। इस केस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इसका -282.8 किलोजूल, इस केस में -282.8 किलोजूल, इस टाइप से। तो हमें निकालना है इसका, हम अगर कैलकुलेट करें तो हमें चाहिए क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगा तो उस केस में इंथैल्पी का कितना चेंज होगा वही हमसे निकालने के लिए कह रहा है। इस प्रोसेस में जब आप देखोगे तो यह प्रोसेस हो क्या रहा है, आप दो तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हो, आप दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। दोनों का प्रोसेस आपको लिख दिया है। एक ये कार्बन है, और कार्बन अगर क्या करेगा, डायरेक्ट अगर O2 ले लिया ना तो बना देगा CO2 गैस,
ठीक है, इस टाइप से बन सकता है CO2 गैस, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, या फिर अगर पहले कार्बन से बने कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन ले ले, हाफ O2 ले ले, यहाँ 2 ऑक्सीजन लिया था ना, हमको एक ही ऑक्सीजन लेंगे, पहले आधा ऑक्सीजन लेंगे, मतलब एक ऑक्सीजन लेंगे और बनेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए पहले। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड वापस क्या करे कि एक ऑक्सीजन और ले ले और बना लेगा वो CO2। तो आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल CO2 बन क्या रहा है। अब देखो, कार्बन जब ऑक्सीजन लिया तो डायरेक्ट CO2 बन गया। इस केस में हमें डेटा दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा इंथैल्पी का जो फॉर्मेशन है इस केस में CO2 का, वो दे रखा है -393.5 किलो जूल, इस टाइप से दे रखा है ना। और यहाँ पे जो CO2 बना है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन ले रखा है ये वाला, ये आपको दे रखा है, यहाँ पे इसका डाटा दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका है डाटा यहाँ पे -282.8 किलो जूल, इस टाइप से। और आपको हिस्ट्रो पता है, आपको टोटल दे रखा है, आपको ये स्टेप का दे रखा है, तो क्या ये स्टेप का नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो आपको पता है कि अगर सपोज करिए कि इसको आप x1 x मान लिखते हो, या फिर ये इसको x1 मान रखते हो और ये क्या है x2 मान लो इसको, तो आपको पता है ना कि डेल्टा F इंच ऑफ फॉर्मेशन, ओवरऑल जो CO2 का फॉर्मेशन है CO2 का, ये आपको पता है कि x1 प्लस क्या हो जाएगा x2। ठीक है ना, और आपको x1 ही निकालना है, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस x2। और x2 ये आपको पता है -393.5 किलो जूल है ये डाटा। और x2 की वैल्यू यहां दे रखा है -282.8 किलो जूल। ठीक है ना, अब कुछ नहीं, दोनों को आप ऐड कर लो, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -393.5 प्लस 282.8, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आएगा माइनस का, ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को अगर आप देखोगे तो 393.5 माइनस 282.8, ये वैल्यू 393.5 माइनस 282.8, ये वैल्यू जो हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 110.7, माइनस 110.7। ठीक है ना, मतलब क्या है कि आप जो यहाँ x1 निकाले हो, यही तो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आप निकाले हो CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये वैल्यू ही x1 था, और ये वैल्यू था -110.7 किलो जूल। हेस्रो अगर हमें पता नहीं होता तो हम ये बता नहीं पाते कि ये कैसे निकलेगा। तो हेस्रो का एप्लीकेशन यही है कि अगर ये बहुत सारे स्टेप, और भी बहुत सारे स्टेप हो सकता था, तो अगर फाइनल हमको पता, अगर फाइनल नहीं पता होता, अगर ये पता होता, दोनों को जोड़ लेते। अगर हमें फाइनल पता है, फाइनल अगर हमें फाइनल पता है, तो उस केस में हम रिएक्शन को, अगर ये पता है इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा इसका आ जाएगा।